एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीडियाट्रिक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये इस चैप्टर की फोर्थ वीडियो है, फोर्थ पार्ट है। इसके ऊपर 3 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं और इसके तीनों पार्ट चैनल पर अपलोडेड हैं। तो अगर आपने वो 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं अभी तक तो आप उनको जाकर देख लीजिए। उसके अंदर मेनली हमने ग्रोथ को डिस्कस करा है डिटेल के अंदर। ग्रोथ क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, फिर नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है, और फिर उसके अलावा हमने डिस्कस करा है ग्रोथ का असेसमेंट। देन सेकंड पार्ट के अंदर हमने डिस्कस करा था मेनली डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन को डिटेल में। इसमें हमने देखा फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। और अब ये इस चैप्टर की फोर्थ वीडियो है, फोर्थ पार्ट है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस को, मीन्स मतलब नॉर्मल डेवलपमेंट क्या होती है एंड डेवलपमेंट का असेसमेंट भी हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आता है। नॉर्मल डेवलपमेंट में हमारे 5 चीजें आती हैं। सबसे पहली ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, सेकंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, थर्ड पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, फोर्थ लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिफ्थ विजन एंड हियरिंग डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, जो चिल्ड्रन होता है उसके अंदर स्टार्टिंग की एज में कोई भी मोटर फंक्शंस इतने अच्छे से अडेप्ट नहीं होते, उसकी बॉडी में मोटर फंक्शन इतने अच्छे से कोई भी छोटा बच्चा, कोई भी न्यू बॉर्न यूज नहीं कर पाता है। तो वो जो मोटर फंक्शंस होते हैं वो धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था ये कि जो मोटर फंक्शंस का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, हमारा सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में होता है। कैसे होता है, सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में होता है। मींस सबसे पहले जो भी मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी वो हमारे बॉडी के अपर पार्ट में होगी। सबसे पहले हमारा हेड और नेक कंट्रोल डेवलप होगा। देन उसके धीरे धीरे करके हमारा आर्म मूवमेंट डेवलप होगा। देन हमारा अपर ट्रंक का मूवमेंट डेवलप होगा। फिर हमारा एल्बो का मूवमेंट डेवलप होगा। फिर धीरे धीरे करके हमारा लोअर लिम्ब में हिप का मूवमेंट डेवलप होगा। फिर उसके बाद हमारा नी का मूवमेंट डेवलप होगा। देन एट द एंड हमारा हैंड का मूवमेंट डेवलप होगा दोनों तरफ, और फीट का मूवमेंट भी बोथ साइड डेवलप होगा। ठीक है, तो ये हमारा डेवलपमेंट का नॉर्मल पैटर्न रहता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में हमारे पास कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एज के अंदर अचीव होने चाहिए। अगर वो उस पर्टिकुलर एज में अचीव होते हैं तभी हम बोलते हैं कि वो नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर रिलाई कर रहा है। अगर वो उस टाइम पीरियड से बाहर जाते हैं और सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा उनके टाइम पीरियड में डिफरेंस होता है, तब हम उसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो एबनॉर्मल है या फिर वो डिले है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट को। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, जब जो चिल्ड्रन होता है जब वो 3 मंथ्स का होता है तब वो नेक होल्डिंग करना सीख जाता है। ठीक है, उसकी नेक के अंदर नेक रोटेशन, नेक टर्निंग, ये सारी मूवमेंट वो करने लग जाता है। कब, 3 मंथ्स की एज में। देन 5 मंथ्स की एज में वो रोलिंग करना सीख जाता है बेड के ऊपर। जैसे अगर 5 मंथ के बच्चे को हम रखेंगे तो वो अपने आप रोल होता रहेगा बेड के ऊपर, और रोल होकर बेड की एक साइड से दूसरे साइड पर पहुंच जाएगा। ठीक है, देन 6 मंथ की एज में जो चिल्ड्रन होता है वो सिटिंग पोजीशन अचीव करने लग जाता है, और उसकी जो सिटिंग होती है वो कैसी होती है, विद सपोर्ट। वो सपोर्ट के साथ में बैठता है, और जिस पैटर्न में वो बैठता है उसे हम बोलते हैं ट्राइपॉड सेशन। तो कैसे बैठेगा वो, तो सबसे पहले तो जैसे उसका हेड होता है, देन उसका ट्रंक होता है, और उसके ऐसे लेग्स होते हैं। तो उसके दोनों लेग्स बाहर ऐसे एक्सटेंडेड पोजीशन में होते हैं, और उसके दोनों आर्म नीचे की तरफ ग्राउंड पे होते हैं। ठीक है, तो वो अपने दोनों हाथों को ग्राउंड पे रखता है सपोर्ट के लिए, और अपने दोनों पैरों को फुल्ली एक्सटेंडेड रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजीशन डेवलप होती है वो कैसी होती है, एक ट्राइपॉड पोजीशन, जिसमें उसके दोनों हाथ ग्राउंड पर होते हैं और दोनों पैर उसके सामने होते हैं। तो ये जो पोजीशन डेवलप हो रही है ये एक ट्राइपॉड पोजीशन होती है। ठीक है, तो वो ट्राइपॉड फैशन पोजीशन में बैठता है 6 मंथ की एज में, जिसमें वो सपोर्ट किसका ले रहा है, अपने हैंड का ले रहा है। ठीक है, फिर जब वो 8 मंथ का होता है तो वो दोबारा से, अब इसमें क्या है, वो सिटिंग 6 मंथ से कर रहा है, पर 8th मंथ में वो विदाउट सपोर्ट करेगा सिटिंग। ठीक है, मतलब अब वो ट्राइपॉड फैशन में नहीं बैठता, अब वो नॉर्मल हिप एक्सटेंडेड करके बैठेगा। देन जो 9 मंथ होगा, जब 9 मंथ की एज अचीव होगी तब उसके अंदर स्टैंडिंग करने लगेगा विद सपोर्ट, है ना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़कर वो अपने आप खड़े होने की कोशिश करेगा और थोड़ी देर के लिए खड़ा भी रहेगा। ठीक है, 9 मंथ की एज में। देन 12 मंथ में वो क्रीपिंग करना, क्रॉलिंग करना सीख जाएगा और स्टैंडिंग करेगा विदाउट सपोर्ट। अब बिना किसी सपोर्ट के वो 9 मंथ की एज में खड़े होने लग जाएगा, मतलब सॉरी 12 मंथ की एज में वो खड़े होने लग जाएगा विदाउट सपोर्ट। ठीक है, और वॉक भी ट्राई करेगा, पर वॉक प्रॉपर वॉक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 15 मंथ की एज के अंदर वो वॉक कर पाएगा अच्छे से, और क्रीप करके वो स्टेयर क्लाइंबिंग भी करेगा। देन 18 मंथ की एज में वो रनिंग करना स्टार्ट कर देगा। 2 ईयर्स की एज में वो वॉक करेगा और डाउन स्टेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा, साथ में जंपिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पर जो उसकी डाउन स्टेयरिंग होगी वो कैसी होगी, 2 फीट पर स्टेप, मतलब एक स्टेप पर, स्टेयर के एक स्टेप पर वो अपने दोनों पैर रखेगा उतरते समय, फिर अगले स्टेप पर भी दोनों पैर रखेगा। मीन्स जैसे सपोज स्टेयर है तो स्टेयर का स्टेप नंबर 1 और ये रहा स्टेप नंबर 2, तो पहले वो अपना लेफ्ट लेग, उसके दोनों लेग एक स्टेयर्स पे हैं, तो पहले वो अपना लेफ्ट वाला लेग रखेगा, फिर लेफ्ट वाले लेग पर वेट बियर करके अपना राइट वाला लेग रखेगा, फिर ऐसे ही अगली स्टेप पे भी लेफ्ट पहले रखेगा, फिर वेट बियर करके राइट रखेगा। तो दोनों पैरों से वो डाउन स्टेयरिंग करेगा। ठीक है, फिर जब वो
3 इयर्स का होगा तो वो ट्राइसिकल्स को चलाना सीखेगा और अब अप स्टेयरिंग करना सीखेगा। कैसे? अल्टरनेट लेग से। जब वो 2 इयर्स का था तो वो डाउन स्टेयर कर रहा था और वॉक कर रहा था स्टेयर्स पे, अप स्टेयरिंग, ठीक है। तो 3 इयर्स की एज में अब वो अप स्टेयर जो कर रहा है वो कैसे करेगा? ऑल्टरनेट फीट से करेगा। मतलब एक पैर एक स्टेप, मतलब अपना एक फीट एक स्टेप पे रखेगा, फिर दूसरा फीट दूसरे स्टेप पे रखेगा, ठीक है। और 4 इयर्स की एज के अंदर वो डाउन स्टेयर करने लगेगा ऑल्टरनेट फीट से, मतलब एक स्टेप अपना एक फुट एक स्टेप पे उतरते समय, फिर दूसरा फुट दूसरे स्टेप पे, ऐसे करेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट को। इसके अंदर जितने भी माइलस्टोन्स हैं उनमें से आपको सिर्फ मेन माइलस्टोन्स याद करने चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में नेक होल्डिंग कब आ रहा है? 3 मंथ्स की एज में आ रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद फर्स्ट सिटिंग वो कब ले रहा है? तो फर्स्ट सिटिंग वो कर रहा है विद सपोर्ट के साथ 6 मंथ की एज में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 3 मंथ्स की एज में उसने नेक होल्डिंग करा, 6 मंथ्स में उसने फर्स्ट सिटिंग करा विद सपोर्ट, देन 8 मंथ की एज में सिटिंग करा विदाउट सपोर्ट, देन उसके बाद स्टैंडिंग करा 9 मंथ में विद सपोर्ट, देन स्टैंडिंग करा 12 मंथ में विदाउट सपोर्ट, देन उसके बाद वॉक फर्स्ट टाइम अच्छे से वॉक कब करा? 15 मंथ्स में, रन कब करा? 18 मंथ्स में। तो आपको मेन जो माइलस्टोन्स हैं वो पता होने चाहिए कि सबसे पहले सिटिंग उसने कब करना सीखा विदाउट सपोर्ट, और विद सपोर्ट कब सीखा था सिटिंग, है ना, और फिर वॉक करना कब सीखा, स्टैंड करना कब सीखा। तो जो मेन माइलस्टोन्स हैं जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो एग्जाम के अंदर अक्सर इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मेनली इस पे आता है जिसमें हमें लिखना होता है नॉर्मल डेवलपमेंट के पैटर्न को, कि हमें माइलस्टोन्स वो सीधा पूछता है पेपर के अंदर कि आपको माइलस्टोन्स लिखने हैं। तो हमें ये सारे माइलस्टोन्स उस समय याद नहीं आते, पर हम मेन माइलस्टोन्स को याद कर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट को। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं? जो हमारी हैंड और हमारे फुट की जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं मेनली, ठीक है। तो हम इसके अंदर फाइन मोटर स्किल्स के अंदर जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले हमारे हैंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 4th मंथ के अंदर हमारा सबसे पहला फाइन मोटर डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें। तो 4 मंथ की एज में जो चिल्ड्रन है वो बाय डेक्स्ट्रस रीच करता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसके सामने रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको दिखाएंगे, तो 4 मंथ की एज में वो दोनों हाथों से उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा। आप अगर उसको कोई टॉय दोगे तो वो दोनों हैंड्स की मदद से उस टॉय को पकड़ेगा, ठीक है, 4 मंथ में। देन 6 मंथ में यूनिडेक्स्ट्रस रीच करेगा, मतलब अब आप जब वो 6 मंथ का हो गया तब आपने उसको कोई ऑब्जेक्ट कोई टॉय दिया, तब वो अपने सिर्फ एक हाथ से, जो उसका डोमिनेंट हैंड होगा, राइट, जिसका राइट साइड होगा या जिसका लेफ्ट साइड होगा, जिसका डोमिनेंट साइड होगा, उससे ऑब्जेक्ट को होल्ड करने लगेगा, दूसरे अपने हैंड की हेल्प नहीं लेगा, ठीक है, 6 मंथ में। और ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करने लगेगा अपने दोनों हैंड्स के बीच में। सपोज उसने अगर राइट साइड में कोई चीज होल्ड कर रखी है तो उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना सीख जाएगा, ठीक है। देन 9 मंथ की एज में उसके अंदर हमें पिंसर ग्रास्प जो होगा वो पहली बार ऑब्जर्व होगा, पर अभी वो इमेच्योर होगा, ठीक है। तो पिंसर ग्रास्प बेसिकली जब हम पेंसिल होल्ड करते हैं या जब हम ऐसे की होल्ड करते हैं तो वो जो हमारी ग्रास्पिंग होती है उसको पिंसर ग्रास्प हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कब आएगा? 9 मंथ में आने लगेगा, पर पूरी तरीके से नहीं होगा, फुली मैच्योर ग्रास्प नहीं होगा, इमेच्योर होगा। देन 12 मंथ के अंदर पिंसर ग्रास्प भी मैच्योर होने लग जाएगा, ठीक है। 15 मंथ के अंदर वो स्क्रिबलिंग करेगा और टावर बनाएगा 2 ब्लॉक्स से। जैसे आपने उसको अभी वो 12 मंथ के अंदर पेंसिल वगैरह होल्ड करना सीख जाएगा, क्योंकि उसका जो पिंसर ग्रास्प है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो वो कोई भी पेन पेंसिल से स्क्रिबलिंग करेगा अपनी नोटबुक पे, अपने किसी भी पेपर पे, इवन वॉल्स के ऊपर भी वो ड्राइंग करना, कुछ भी ऐसे बनाना, कुछ भी स्क्रिबलिंग करना सीख जाएगा, ठीक है, 15 मंथ्स में। और 2 ब्लॉक से टावर बनाएगा, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ऐसे ब्लॉक रख के पूरा ऐसे टावर बनाने लग जाएगा 15 मंथ्स में। 18 मंथ्स में भी वो स्क्रिबल करेगा और 3 ब्लॉक से टावर बनाएगा। 2 इयर्स की एज में वो 6 ब्लॉक से टावर बनाने लग जाएगा। 3 इयर्स के अंदर वो 9 ब्लॉक से टावर बनाएगा और एक सर्कल को कॉपी करने लगेगा। अगर हम उसको एक पेपर देंगे तो उस पेपर पर पेंसिल से पेन से सर्कल ड्रॉ करने लग जाएगा 3 इयर्स की एज में, ठीक है। 4 इयर्स की एज में वो क्रॉस को कॉपी करने लगेगा, जैसे क्रॉस हम बनाते हैं तो वो कॉपी के ऊपर क्रॉस बनाना सीख जाएगा 4 ईयर की एज में, और ब्लॉक से ब्रिज बनाने लग जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक को ऐसे ऐसे रखकर ऊपर ब्रिज बनाने लग जाएगा ब्लॉक से, ठीक है। देन 5 ईयर की एज में वो ट्रायंगल्स को कॉपी करने लगेगा, कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसको ड्रॉ करने लग जाएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो ये फाइन मोटर डेवलपमेंट के कुछ माइलस्टोन्स थे, इसमें भी हमें सिर्फ मेन माइलस्टोन्स को याद करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ शेप्स हैं जो कि पर्टिकुलर एज में चिल्ड्रन ड्रॉ कर पाता है। तो सबसे पहले 1 ईयर की एज में वो सर्कल ड्रॉ करना सीख जाएगा। 4 ईयर की एज में वो क्रॉस बनाना या प्लस बनाना सीख जाएगा। 4.5 ईयर में वो हमारा स्क्वायर बनाना सीख जाएगा, स्क्वायर रेक्टेंगल्स, ठीक है। 5 ईयर की एज में वो ट्रायंगल्स बनाना सीख जाएगा। 6 ईयर की एज में वो ऐसे रेक्टेंगल के अंदर या स्क्वायर के अंदर ऐसे डायगोनल्स को साइड्स को मैच करने लग जाएगा। 7 ईयर के अंदर वो रोम्बस ड्रॉ करने लगेगा। 8 ईयर में वो ऐसे क्रॉस बनाएगा। 9 ईयर के अंदर वो क्यूब बनाए सिलेंडर बनाना सीख जाएगा, और 11 ईयर के अंदर क्यूबॉइड बनाना सीख जाएगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स ड्रॉ करना सीख जाएगा 11 ईयर में। देन उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी एज में कितने ब्लॉक से टावर बनाएगा। तो 15 मंथ्स का जब वो होगा चिल्ड्रन तो वो 2 ब्लॉक की मदद से टावर बनाएगा। 18 मंथ्स का जब होगा
तो 3 ब्लॉक से टावर बनाएगा। फिर जब 2 ईयर्स का होगा तो ऐसे ब्लॉक से ट्रेन बनाने लग जाएगा। देन 2.5 ईयर का होगा तो ट्रेन के साथ ऐसे ब्लॉक से चिमनी बनाने लग जाएगा। 3 ईयर्स की एज में ब्लॉक से ब्रिज बनाएगा या फिर ब्लॉक से टावर बनाएगा बड़ा 9 ब्लॉक से, ठीक है। फिर 4 ईयर्स की एज में वो ऐसे गेट बनाएगा ब्लॉक से, और 6 ईयर की एज में ऐसे स्टेप्स बनाएगा ब्लॉक से, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट को। तो पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा, जब वो 2 मंथ्स का होगा तब उसके अंदर वो सोशल स्माइल करना सीख जाएगा। जैसे कोई भी उससे स्ट्रेंजर हो या उसका फैमिली मेंबर कोई भी उससे बात करेगा तो 2 मंथ की एज में वो रिएक्शन क्या शो करेगा, सिर्फ एक स्माइली फेस बनाएगा, ठीक है, 2 मंथ्स में। 3 मंथ्स के अंदर वो अब अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करने लगेगा, ठीक है। 6 मंथ के अंदर वो स्ट्रेंजर्स को भी रिकॉग्नाइज करने लगेगा। 9 मंथ के अंदर बाय बाय या फिर वेव करना सीख जाएगा। 12 मंथ के अंदर वो सिंपल बॉल से जो हम गेम्स खेलते हैं वो सब गेम्स वगैरह 12 मंथ्स की एज में सीख जाएगा, और जब हम उसको बुलाएंगे तो अपना नाम सुनकर आएगा, ठीक है। और उसके अलावा 15 मंथ्स के अंदर वो जार्गन सीख जाएगा। देन 18 मंथ्स के अंदर वो कोई भी हम उसको टास्क देंगे तो वो टास्क को करना सीख जाएगा। देन 2 ईयर की एज के अंदर वो फूड वाटर ये सारी चीजों की डिमांड करने लगेगा। उसे वॉशरूम जाना है या उसे कोई टॉय चाहिए तो ऐसी डिमांड्स वो 2 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर देगा। 3 ईयर्स की एज में वो टॉयज वगैरह शेयर करने लगेगा, है ना। और अपना उसको पूरा नाम और अपनी जेंडर वगैरह उसे अपना इंट्रोडक्शन पता होगा कि उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, इसके फादर का नाम क्या है, उसके मदर का नाम क्या है, तो ये सब उसको 3 ईयर्स की एज में ऐसे पता होगा। 4 ईयर की एज के अंदर वो ग्रुप्स के साथ में कॉपरेट करना सीख जाएगा, उनके साथ में खेलना सीख जाएगा, ठीक है। 5 ईयर की एज के अंदर वो घर के छोटे मोटे कामों के अंदर हेल्प करने लगेगा, खुद से कपड़े पहनना सीख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई कुछ पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के माइलस्टोन्स को और विजन एंड हियरिंग के माइलस्टोन्स को। तो लैंग्वेज के माइलस्टोन्स में क्या आता है, फर्स्ट मंथ की एज के अंदर सबसे पहले वो साउंड के लिए अलर्ट होगा। मीन्स अगर अब कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो जो फर्स्ट मंथ का बेबी होता है वो साउंड के लिए रिएक्शन शो करता है, ठीक है। कोई भी आवाज होगी कहीं से तो वो उसके लिए जो रिस्पॉन्स शो करेगा, जैसे क्राई करेगा, है ना, ऐसे वो रिस्पॉन्स शो करेगा, अपनी बॉडी की मूवमेंट करेगा, है ना। तो ये सब वो 1 मंथ की एज में साउंड के लिए रिएक्शन करना सीख जाएगा। देन 3 मंथ्स की एज के अंदर वो कुछ साउंड, कुछ वर्ड्स तो नहीं पर कुछ साउंड प्रोड्यूस करने लगेगा अपने माउथ से, ठीक है। फिर उसके बाद 4 मंथ की एज के अंदर वो लाफिंग करना सीख जाएगा। कोई भी जैसे उसके सामने उसके फैमिली मेंबर या कोई भी स्ट्रेंजर आएगा तो उनको देख के हमने देखा था कि वो स्माइल पास करेगा, है ना। और फिर स्माइल पास के साथ साथ वैसे लाफिंग करना भी 4 मंथ की एज में सीख जाएगा। देन 6 मंथ की एज में वो सिंगल जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनको बोलने लगेगा, मोनोसिलेबल वर्ड्स को वो प्रोनाउंस करने लगेगा, ठीक है। 9 मंथ की एज में बाइसिलेबल वर्ड्स जो होते हैं उनको प्रोनाउंस करने लगेगा, जैसे मम्मा, डैडा, ऐसे करके। देन 12 मंथ्स की एज में 1 से लेके 2 वर्ड्स बोलेगा विद मीनिंग, उसको मीनिंग भी पता होगा कि उन वर्ड का क्या मीनिंग है। देन 18 मंथ्स की एज में 8 to 10 वर्ड्स उसे पता होंगे विद वोकैबुलरी, उसे उनका मीनिंग पता होगा वर्ड्स का। 2 ईयर की एज में वो सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देगा, पर लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं बोलेगा, शॉर्ट सेंटेंसेस 2 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर देगा। 3 ईयर्स की एज में वो क्वेश्चन पूछेगा कि उसका पूरा नाम क्या है, वो कहाँ रहता है ना, ऐसी ऐसी चीजें वो क्वेश्चन पूछने लगेगा 3 ईयर्स की एज में। 4 ईयर्स की एज में वो पोयम या फिर कोई भी स्टोरीज जो होगा वो खुद से सुनाने लगेगा, खुद से रिसाइट करने लगेगा पोयम्स को, है ना, स्टोरीज को। 5 ईयर्स की एज में वो कोई भी उसको न्यू वोकैबुलरी मिलेगी, कोई भी न्यू वर्ड मिलेगा तो उसका मीनिंग वगैरह पूछना स्टार्ट कर देगा 5 ईयर्स की एज में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विजन डेवलपमेंट को। तो विजन डेवलपमेंट में क्या आता है, बेसिकली बर्थ के टाइम पे जो चिल्ड्रन होता है वो अपनी आईज को सिर्फ 45 डिग्रीज तक ही टिल्ट कर पाता है। जो हमारी आईज होती हैं उनके अंदर जो हमारी आई बॉल होती है तो ये आई बॉल को वो सिर्फ कितना 45 डिग्रीज तक ही टिल्ट कर पाएगा, सिर्फ 45 डिग्रीज तक ही वो साइड व्यू देख पाएगा अपनी आंखों से, ठीक है। 4 वीक्स के अंदर वो 90 डिग्रीज आई को टिल्ट करने लगेगा, मतलब वो प्रॉपर साइड व्यू देखने लगेगा। अगर उसके साइड में ऐसे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो उसको ऐसे देखने लगेगा अपने साइड व्यू से, ठीक है। देन 12 वीक के अंदर वो 180 डिग्री आई टिल्टिंग करना सीख जाएगा, मतलब अगर कोई उसके ऐसे पीछे बैठा हुआ है तो वो पीछे वाले एंगल में भी उसको देख सकता है, ठीक है, अपने हेड को सीधा रखकर, है ना। फिर 1 मंथ के अंदर वो अपनी आईज को फिक्सेट करने लगेगा, फोकस करने लगेगा आईज को अपनी मदर के ऊपर। जब उसकी मदर बात करेगी, जब भी कोई किसी भी फैमिली मेंबर से, कोई भी फैमिली मेंबर जब उससे बात करेगा, कोई भी स्ट्रेंजर जब उससे बात करेगा तो वो 1 मंथ की एज में उनको अच्छे से पूरा फोकस करने लगेगा उनकी बात के ऊपर। उसको समझ नहीं आएगा फिर भी कि सामने वाला क्या बोल रहा है, पर वो उसकी बात के ऊपर फोकस करने लगेगा, उसको देखने लगेगा कि ये बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है ना, ऐसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, फोकस करने की कोशिश करेगा 1 मंथ में। 3 to 4 मंथ के अंदर वो अपनी आईज को, अपनी आईज से फोकस करने लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो भी हम उसको बोलेंगे। जैसे सपोज हमने उसको बोला कि बॉटल कहाँ पे रखी है तो वो तुरंत बॉटल के ऊपर
देखने लगेगा, है ना, कि भाई बॉटल कहाँ पे रखी हुई है। देन हमने अगर उसको बोला कि लंच बॉक्स कहाँ पे रखा हुआ है, तो वो लंच बॉक्स के ऊपर देखने लगेगा कि लंच बॉक्स कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। देन 4 to 6 मंथ के अंदर वो अपनी हेड की पोजीशंस को एडजस्ट करके मूविंग ऑब्जेक्ट को कैच करने लगेगा। जैसे सपोज अगर वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है और वो देख रहा है कि उसके ऊपर पंखा घूम रहा है गोल 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 गोल, तो वो ट्राई करेगा कैच करने का कि पंखा किस डायरेक्शन में घूम रहा है, किस तरफ घूम रहा है ना। या फिर अगर वो कभी ट्रेवल कर रहा है, किसी कार के अंदर बैठा हुआ है वो बेबी, तो उसके कार के साइड में से कोई भी मोटर व्हीकल अगर क्रॉस करेगा तो वो उसको ऑब्जर्व करेगा अपनी आईज से कि वो मोटर व्हीकल कहाँ तक जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, और अपने हेड का भी यूज करेगा, ठीक है। 1 ईयर की एज में वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने लग जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास हियरिंग डेवलपमेंट। तो हियरिंग डेवलपमेंट में क्या होता है, बर्थ के टाइम पे जो चिल्ड्रन का रिस्पॉन्स होता है किसी भी साउंड के लिए वो काफी एक्सेजरेटेड होता है ना। वो क्राई करेगा, ब्लिंक करेगा, स्ट्रेटल करेगा, है ना, बर्थ के टाइम पे। फिर धीरे धीरे जब वो 3 to 4 मंथ्स का होगा तब वो अपने हेड को टर्न करेगा सोर्स साउंड की साइड में। जैसे जहां से आवाज आएगी, जैसे सपोज लेफ्ट साइड से आवाज आई तो लेफ्ट साइड की तरफ अपने हेड को टर्न करेगा, पर उसे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता होगा कि लेफ्ट साइड में कहां से आवाज आई, किस पॉइंट से आई, पर ये पता होगा कि डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन थी, लेफ्ट डायरेक्शन थी, तो लेफ्ट डायरेक्शन में उसको ऊपर ऊपर से पता होगा, है ना। फिर जब वो 5 to 6 मंथ का होगा तब वो अपने हेड को साउंड की सोर्स की तरफ टर्न करेगा। और अगर सपोज कि साउंड का जो सोर्स है वो डाउनवर्ड है ना, उसके ईयर के लेवल से नीचे है, तो वो डाउनवर्ड भी अपने हेड को फेस करेगा। सपोज जैसे कोई अगर बेबी ऐसे बेड के ऊपर लेटा हुआ है और उसके ईयर लेवल से नीचे कहीं से साउंड आया है तो वो अपने हेड को डाउनवर्ड टर्न करने लगेगा उस पॉइंट की तरफ, ठीक है। देन 7 to 8 मंथ के अंदर वो टर्न करेगा हेड को जो भी हमारा साउंड का सोर्स है उस तरफ, और अगर वो साउंड का सोर्स अबव है तो अपने हेड को ऊपर की तरफ भी देखने लगेगा। अगर सपोज कि जो सोर्स है, जो साउंड है वो कहीं ऊपर से आया है तो अपने हेड को ऊपर देखने लगेगा, साउंड जहां से आया है उस डायरेक्शन में, ठीक है। 1 ईयर की एज में वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पर देखने लगेगा जिस पॉइंट से साउंड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इवेल्यूशन के बारे में। हमारा इवेल्युएशन है डेवलपमेंट का, कि हम कैसे डेवलपमेंट को टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए तो अब हम देखते हैं डेवलपमेंट के इवेल्युएशन को। तो सबसे पहले पॉइंट ये लिखा है कि जो डेवलपमेंटल डिले है वो अराउंड 10% चिल्ड्रंस के अंदर होता ही होता है, ठीक है। तो जितने भी चिल्ड्रंस बॉर्न हो रहे हैं, बर्थ ले रहे हैं, उनमें से 10% चिल्ड्रंस के अंदर डेवलपमेंटल डिले होगा, ठीक है, या फिर उनको रिस्क हो सकता है। देन स्पीच इम्पेयरमेंट, हाइपर एक्टिविटी एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेज आर ऑफन नॉट डिटेक्टेड टिल 3 to 4 ईयर्स ऑफ। अब जो स्पीच इम्पेयरमेंट है, बच्चों की जो स्पीच है वो यूजुअली क्या होती है, थोड़ा टाइम लगाती है डेवलप होने में। और स्टार्टिंग में जब बच्चे बोलना सीखते हैं तो उनकी स्पीच इतनी फाइन नहीं होती है ना, हो सकता है उनको कोई स्पीच की प्रॉब्लम हो। और अक्सर ज्यादातर बच्चों को जो स्पीच होती है वो धीरे धीरे करके डेवलप होती है, पर उस पर्टिकुलर एज में जितनी स्पीच डेवलप होनी चाहिए वो अगर उस पर्टिकुलर एज में डेवलप नहीं हुई है ना, तो उसका मतलब कोई ना कोई स्पीच इंपेयरमेंट है जो कि अक्सर डिटेक्ट नहीं हो पाती 3 से 4 साल की एज तक, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो भी हमें कब तक हम उनको नहीं देख पाते, जब तक बच्चा स्कूल जाना नहीं सीखता। जब तक वो स्कूल नहीं जाता तब तक हमें ये पता ही नहीं लग पाता कि उसको कोई लर्निंग प्रॉब्लम है भी या नहीं, उसको कोई मेमोरी इशू है या फिर नहीं है। वो हमें कब पता चलता है, जब वो स्कूल जाता है, जब उसको चीजें, उसको टास्क मिलता है पढ़ने का, याद करने का, और अगर वो उसको नहीं कर पाता तब हमें उस पर थोड़ा डाउट होता है कि उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो लर्निंग जो हमारे डेवलपमेंट का इवेल्युएशन है ये हमें कैसे करना चाहिए। तो जो हमारे डेवलपमेंट का जो इवेल्युएशन है, जो असेसमेंट है, वो हमेशा हमको किसी ऐसी जगह पे करना चाहिए जहां पर डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, ठीक है। क्योंकि अगर जब असेसमेंट के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो जो चिल्ड्रन है उसके माइलस्टोन्स और उसकी जो एक्टिविटी है वो हम अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और उसमें एरर होने के चांसेस होंगे। देन उसके अलावा एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि जो चिल्ड्रन है वो असेसमेंट से पहले हंग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हंग्री होगा, टायर्ड होगा, तो वो अच्छे से असेसमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि चिल्ड्रन को ऑफकोर्स ये बात नहीं पता होगी कि उसका असेसमेंट हो रहा है ना, किस लिए हो रहा है, उसे ये भी नहीं पता होगी, है ना। पर अगर सपोज वो अगर वो टायर्ड होगा, हंग्री होगा, तो वो पार्टिसिपेशन में पूरी तरीके से पार्ट नहीं ले पाएगा, है ना। वो काफी इरिटेट हो जाएगा, है ना। और हो सकता है जो वो टास्क नॉर्मली कर पाता हो पर वो हंग्री होने की वजह से, किसी भी तरीके की इरिटेशन होने की वजह से वो नॉर्मल टास्क भी ना कर पाए, है ना। तो इसलिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं असेसमेंट के टाइम पे, ठीक है। अब असेसमेंट में कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे, वो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम इनका यूज करेंगे असेसमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये मेनली पेडियाट्रिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेनली इनसे सारी चीजें असेस करते हैं, ठीक है, सारे असेसमेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ से हमारा असेसमेंट का पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव असेसमेंट। तो सबसे पहले तो हमें बच्चे की डेमोग्राफिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, उसकी चीफ कंप्लेंट, उसकी हिस्ट्री, है ना, सारी, कि उसका बर्थ कब हुआ है ना, बर्थ से पहले मैटरनल हिस्ट्री, है ना, उसकी मदर की जो हिस्ट्री रही है ना, फिर नियोनेटल हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। देन एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या देखेंगे
हम फिजिकल ग्रोथ एग्जामिनेशन करेंगे। तो फिजिकल ग्रोथ एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डली हुई है। इसके जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने ग्रोथ असेसमेंट के ऊपर डिस्कस करा था, तो उसमें ये हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन विजन एंड हियरिंग एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा, उसके अंदर हम विजन को और हियरिंग एग्जामिनेशन करेंगे। तो विजन एग्जामिनेशन जो है और हियरिंग एग्जामिनेशन है, ये भी हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ही आ जाता है। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पर हम एक डिटेल में डेप्थ में वीडियो बनाएंगे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। पर अभी इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि जो विजन एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर मेनली फार और नियर विजन को हम देखते हैं। तो हमारे पास दो चार्ट्स होते हैं, एक होता है स्नेलर चार्ट और एक होता है जैगर चार्ट। तो स्नेलर चार्ट जो होता है हमारा, वो हमारा मेनली फार विजन के लिए यूज होता है, जैगर चार्ट हमारा नियर विजन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इन दो चार्ट्स की मदद से हम विजन इम्पेयरमेंट को देख सकते हैं। एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए हम मेनली हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, एक होता है वेबर्स टेस्ट, एक होता है रिन्स टेस्ट, है ना। तो वो दो टेस्ट की मदद से हम हियरिंग एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जो दोनों टेस्ट हैं उसके लिए मेनली हमें ट्यूनिंग फॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे वो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। उसका जो प्रोसेस है वो हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पर जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें कवर कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास वोकल एग्जामिनेशन। तो उसमें हम बेसिकली स्पीच का एग्जामिनेशन करेंगे, है ना, कि उसकी स्पीच कैसी है, जैसे वो कितने वर्ड्स बोल पा रहा है, सेंटेंस कैसे बोल पा रहा है ना, वोकैबुलरी उसको कितनी पता है उसकी एज के अकॉर्डिंग, है ना, ये सब हम विजुअल एग्जामिनेशन में डिस्कस करेंगे। देन फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हमने देखी थी, उसके अंदर भी हम चेक करेंगे कि जितनी उसकी एज है उस पर्टिकुलर एज के हिसाब से उसकी उतनी स्किल्स डेवलप हुई है या फिर नहीं हुई है, तो वो भी हम चेक करेंगे। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और सिस्टमिक एग्जामिनेशन में मेनली हम उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सारी चीजें एग्जामिन करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जब ये सारा डाटा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पे निकालना पड़ेगा डेवलपमेंटल कोशिएंट। तो जो डेवलपमेंटल कोशिएंट है वो हम कैसे निकालते हैं, हमें एवरेज एज लेनी होती है, जो बच्चे की एवरेज एज है, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी ऑब्जर्व एज से। सपोज कि बच्चे की जो एज है अभी वो है अराउंड 2 ईयर्स, है ना, तो हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी जो ऑब्जर्व एज है वो है अभी 1, है ना, तो उसका जो स्कोर आया वो 200 आ गया, ठीक है। अब मेनली ये तो एक रफ आइडिया हो गया, बट इसमें हम ईयर वाइज नहीं करते, इसमें हम मंथ वाइज करते हैं, ठीक है। जितने भी मंथ्स होते हैं जैसे 12 ईयर, जैसे 2 ईयर्स की एज में 24 मंथ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन 1 ईयर को हम 12 मंथ लिखते हैं, तो अगेन ये भी 200 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे मंथ से करते हैं क्योंकि मंथ से ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स आती हैं, ठीक है। तो अगर डेवलपमेंटल क्वेश्चन किसी का 70 से कम है तो उसको डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, ठीक है। अब हम उसके इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। जब हमने सारा एग्जामिनेशन कर लिया उसके बाद क्या हमारा इंटरप्रिटेशन रहेगा, तो इन केस ऑफ प्री टर्म बॉर्न बेबीज द करेक्टेड एज इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तो सपोज करो कि कोई एक चिल्ड्रन है जो कि प्री टाइम उसका अर्ली बर्थ हो गया है और 32 वीक्स की जेस्टेशन में उसका बर्थ हो गया है। जो हमारा नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड होता है वो अराउंड 40 वीक का होता है, ठीक है। और अगर उसका 32 वीक के अंदर ही उसका बर्थ हो गया है बच्चे का, तो यानी कि वो 8 वीक का लैग रहा है उसको, ठीक है। और जब हम एग्जामिन कर रहे हैं तब वो 12 वीक का है, तो 8 वीक का तो उसको लैग रहा है, जो कि उसका जेस्टेशन पीरियड 8 वीक का रह गया है ना, जो कि नहीं हो पाया। अभी उसकी करंट एज 12 वीक है जिसमें 8 वीक का उसका जेस्टेशन रह गया, तो जो उसकी करंट एज बनी वो 4 वीक की बनी, ठीक है। तो हम उसकी जो करंट एज मानेंगे वो 4 वीक मानेंगे, ना कि 12 वीक, ठीक है। कब, सिर्फ प्री टर्म बेबीज के केस में। नेक्स्ट आता है फॉर ड्रॉइंग एनी कंक्लूजन वन शुड चेक द रेंज ऑफ अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन नॉट द मीन वैल्यू। तो जब भी हम ये इंटरप्रिटेशन करते हैं और फाइनल कंक्लूजन पे जाते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए हमेशा कि हमें कभी भी माइलस्टोन की जो मीन वैल्यू है हमें उसे नहीं देखना। जैसे सपोज कि जो सेटिंग है वो सेटिंग अगर हम नॉर्मल माइलस्टोन्स को देखें तो 6 मंथ की एज में जो सेटिंग होती है वो विदाउट सपोर्ट आ जाती है, विदाउट सपोर्ट, ठीक है, विदाउट सपोर्ट आ जाती है ना, सेटिंग 6 मंथ में। पर ये जो 6 मंथ की वैल्यू है ये एक मीन वैल्यू है, एक एवरेज वैल्यू है ना। हो सकता है कि इससे पहले भी आ जाए और हो सकता है इससे बाद में भी आ जाए। अब सपोज अगर किसी चिल्ड्रन के अंदर 6 मंथ के बाद में सेटिंग डेवलप हुई, 7 मंथ में हुई या 8 मंथ में हुई, तो हम अगर 6 मंथ की कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से तो बच्चे में डेवलपमेंटल डिले हमें लगेगा कि भाई 6 मंथ में सेटिंग आनी चाहिए थी पर वो 7-8 मंथ में आई है तो बच्चे में डेवलपमेंटल डिले है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो मीन वैल्यू है हमें हमेशा उसे कंसीडर नहीं करना चाहिए। जो सेटिंग होती है वो 3.8 से 9.2 मंथ्स तक डेवलप हो सकती है। मतलब कि जो बच्चा है वो जब 3 साल मतलब 3 महीने 8 दिन का होगा, 3 मंथ एंड 8 डेज का होगा, तब भी वो सिटिंग कर पाएगा। और कब तक कर सकता है, 9.2 मंथ तक। अगर 9.2 मंथ के बाद में वो सिटिंग नहीं कर पा रहे, 10 मंथ का बेबी सिटिंग नहीं कर पा रहा है, तब हम उसको बोलेंगे कि भाई उसको डेवलपमेंटल डिले है। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि जब भी हम कोई कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तो हमें उससे पहले जितने भी फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं उन्हें कंसीडर करना चाहिए। कई बार होता है कि बच्चे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस नॉर्मल तरीके से
हो रहा होता है, पर किसी ना किसी एक फैक्टर की वजह से वो प्रोसेस रुक जाता है ना, जैसे न्यूट्रिशनल फैक्टर हो गया है ना, या फिर उसके जो पेरेंट्स है ना वो उसकी ज्यादा केयर कर रहे हैं, और ज्यादा केयर की वजह से वो अपने बच्चे को हमेशा अपने पास रखते हैं ना, उसको कभी अकेले नहीं छोड़ते, तो क्या होगा, वो बच्चा कभी उठना बैठना सीख ही नहीं पाएगा ऐसे तो, है ना। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम उन फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट बोल देते हैं कि बच्चे को डेवलपमेंटल डिले है, और डेवलपमेंटल डिले डायरेक्ट डायग्नोसिस बना देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एरर हो जाता है। तो हमें वो चीज डायरेक्ट नहीं करनी, हमें उसके लिए पहले फैक्टर्स को चेक करना है कि कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं जिसकी वजह से ग्रोथ रिटार्ड हो रही हो, है ना, वो चीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ डिसोसिएशन। तो जो कंसेप्ट ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या है, when there is a significant variation in achieving milestone in other field। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा है ना, वो उसमें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट भी अच्छे से आ रही है, फाइन मोटर भी अच्छे से आ रही है, पर उसके अंदर स्पीच अच्छे से नहीं आ पा रही है ना। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो है वो स्पीक कर पा रहा है 2 से 3 वर्ड्स को, है ना, 2 to 3 वर्ड्स के साथ में वो स्पीक कर पा रहा है, बोल पा रहा है, 1 साल का जो बच्चा है वो, और साथ में अपने फिंगर से अपोजिशन भी कर पा रहा है, पर उसी समय पे वो बैठ नहीं पा रहा है, मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा, जबकि जो स्टैंडिंग है वो हमारा कब आ जाता है, 12 मंथ्स की एज में हमारा स्टैंडिंग आ जाता है ना। तो वो स्टैंडिंग 12 मंथ्स में आ जाता है, 1 ईयर की एज में स्टैंडिंग आ जाता है, पर बच्चा जो है वो बाकी सब जो 1 ईयर के हिसाब से उसको करना चाहिए वो सब तो कर पा रहा है, पर स्टैंडिंग नहीं कर पा रहा, तो वो एक फील्ड के अंदर माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर पा रहा, पर बाकी फील्ड्स में वो कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है ना, हो सकता है उसको उसकी स्पीच वगैरह सब अच्छी हो, है ना, पर उसको कोई बोनी पैथोलॉजी हो, है ना, कोई उसको मसल पैथोलॉजी हो, है ना, तो ये सब हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की स्क्रीनिंग के ऊपर, ठीक है। तो डेवलपमेंट की स्क्रीनिंग क्या है, बेसिकली डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग जो होती है एक ब्रीफ असेसमेंट होता है ना। अभी जो हमने बात करा वो एग्जामिनेशन, डिटेल एग्जामिनेशन था जो हमें करना चाहिए, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ब्रीफ एग्जामिनेशन है, कि हमने पूरा एग्जामिनेशन नहीं करा, हमने सिर्फ किसी एक दो टूल की मदद से ये आइडेंटिफाई करा है कि बच्चे में डिले है या नहीं है डेवलपमेंट में, है ना। तो वो जो ब्रीफ एग्जामिनेशन है, ब्रीफ असेसमेंट है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट स्क्रीनिंग, ठीक है। तो ये मेनली करा जाता है चिल्ड्रंस को देखने के लिए कि उनके अंदर डिले है या नहीं है, और इसके बेसिस पे हम कभी भी डायग्नोसिस नहीं बनाते। डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें और फर्दर डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना पड़ता है, जिसमें हमारे कई बार बहुत सारे मल्टीपल जैसे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी आ जाते हैं, है ना, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कई तरीके के टेस्ट आ जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीजों के बेसिस पे ही हम किसी कंक्लूजन पे, किसी डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट पे या फिर सिर्फ एक ब्रीफ असेसमेंट पर हम डायग्नोसिस फॉर्म नहीं कर सकते। अब ये जो डेवलपमेंट स्क्रीनिंग है, जो ये ब्रीफ असेसमेंट है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत स्टैंडर्डाइज होता है। इसके अंदर हमारे पास जो टूल्स होते हैं वो सिंपल हमें ये बताते हैं कि जैसे कोई क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल हो रहा है, अगर वो फुलफिल हो रहा है, यस है, तो उसका मतलब डेवलपमेंटल डिले नहीं है, पर अगर वो नो हो रहा है तो उसका मतलब डेवलपमेंटल डिले है। तो उसमें एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया होता है, ठीक है। काफी एक्यूरेट होता है ये डेवलपमेंटल स्टेटस को बताने के लिए, है ना। देन एफिशिएंट होता है, हम इसको इजीली काफी आसानी से कर सकते हैं ना, टूल को सिर्फ टूल्स के स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है और हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं ना, क्योंकि एक ब्रीफ असेसमेंट है, ठीक है, डिटेल असेसमेंट नहीं है। पर इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि जो असेसमेंट कर रहा है अगर वो अच्छे से ट्रेन नहीं है, उसको टूल यूज करना नहीं आता है ना, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हो सकता है वो गलत एग्जामिन कर ले, है ना, गलत असेसमेंट फॉर्म कर ले, गलत चीजें करें, है ना। देन उसके अलावा दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार कुछ लोग इस स्क्रीनिंग टेस्ट को एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज करते हैं, जो कि रॉन्ग है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ एक ब्रीफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। देन और क्या उसका डिसएडवांटेज हो सकता है कि कई बार जैसा अभी देखा कि कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पर ही कुछ लोग डायग्नोसिस बना देते हैं और फर्दर एवेल्युएशन नहीं करते हैं ना, सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट करा और उस स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पे बोल दिया कि बच्चे को तो डेवलपमेंटल डिले है, और बाकी कोई एग्जामिनेशन करा नहीं, तो उसकी वजह से भी एक एरर डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब कुछ हमारे पास स्केल्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन है। इन स्केल्स के ऊपर अगर आपको डिटेल में डेप्थ में वीडियो चाहिए, या आप चाहते हो इन स्केल्स को अच्छे से पढ़ना जिसमें आपको पता लगे कि ये स्केल्स किसने डेवलप करे, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, और इन स्केल्स को कैसे यूज करते हैं, क्राइटेरिया क्या है ना, तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके अंदर मेनली हमने टेस्ट के नाम लिखे हैं, जैसे कि पाठक बरूदा स्क्रीनिंग टेस्ट, देन डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, देन ट्राइवेंड्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग चार्ट, देन क्लिनिकल अडेप्टिव टेस्ट एंड गुड इनफ हैरिस ड्राइंग टेस्ट, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है ये मेनली हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर इसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कैसा हो रहा है। पर ये जो टेस्ट है ये इतने मतलब ऐसे नहीं होते कि हम इसके बेसिस पे ही पूरा तरीके से डायग्नोसिस फॉर्म कर दें, है ना। तो इन टेस्ट को भी हमें कम से कम 2 से 3 बार परफॉर्म करवाना होता है, और फिर ही जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हम फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। देन कुछ हमारे डेफिनेटिव टेस्ट होते हैं। डेफिनेटिव टेस्ट हमारे तब परफॉर्म किए जाते हैं जब ये टेस्ट हमारे एबनॉर्मल आते हैं। सपोज हमने इन टेस्ट में से किसी 2 से 3 टेस्ट को परफॉर्म किया और हमें लगा कि भाई ये जो दोनों टेस्ट हैं या तीनों टेस्ट हैं उन सब में तो बच्चे में डेवलपमेंटल डिले फील हो रहा है, हमें ऐसा नोटिस हो रहा है, तब हम ये डेफिनेटिव टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर जब हमें डेफिनेटिव टेस्ट में भी कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ भाई अब तो हो सकता है कि बच्चे में कोई डेवलपमेंटल डिले हो, तब हम उसको फर्दर डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, और डिटेल एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसी से हमें पता चलता है कि डिले है या फिर नहीं है। साथ में इन टेस्ट का जो यूज है वो हम एज अ प्रोग्नोस्टिक टूल भी कर सकते हैं प्रोग्नोसिस के लिए।
इसमें हमें ये पता चलेगा कि जो डिले है वो पहले कैसा था, कितने रेट से वो डिले चल रहा था, और अब वो डिले का प्रोसेस स्लो हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो ये एज अ प्रोग्नोस्टिक टूल भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटिव टेस्ट में हमारा आता है बेले स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट 2, देन स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, देन DAS2 स्केल, देन विनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स। तो ये कुछ स्केल्स हैं जिनका सिर्फ मैंने नाम ही मेंशन किया, क्योंकि अगर मैं इन स्केल्स को मेंशन करता डेप्थ में तो वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता, हैवी हो जाता। अभी हमने जो डिस्कस करा वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करा कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें आपको पूछता है ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, कौन कौन से माइलस्टोन्स होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, अक्सर ये क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम्स में आता ही आता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें हमें डिफाइन करना होता है ग्रोथ को, साथ में डेवलपमेंट को, साथ में फैक्टर्स को और माइलस्टोन्स को। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये अराउंड ऐसे 15 से 20 मार्क्स का आता है पीडियाट्रिक के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो सिर्फ एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था कि एग्जाम में हमें अगर आंसर फॉर्मेशन करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो आप इस PDF का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और ये चैप्टर क्या 4th पार्ट था, तो हमने इस चैप्टर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है। पार्ट 1 के अंदर हमने ग्रोथ को डिस्कस करा है, ग्रोथ का इंट्रोडक्शन और उसके फैक्टर्स को डिस्कस करा है। पार्ट 2 के अंदर हमने ग्रोथ का असेसमेंट और ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न को डिस्कस करा है। पार्ट 3 के अंदर हमने डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के फैक्टर्स को डिस्कस करा है। और इस पार्ट 4 के अंदर हमने ग्रोथ डेवलपमेंट के नॉर्मल पैटर्न को और डेवलपमेंट के असेसमेंट को डिस्कस करा है, ठीक है। तो हमारे चैनल के ऊपर और भी ऐसी इंटरेस्टेड वीडियोस आती रहेंगी, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।